जय हिंद। आई एम जयराम कुमार और आप देख रहे हैं विजन एकेडमी खवासपुर। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक भी होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कक्षा 9 अध्याय 2 विषय आपका गणित है। ये रहा आपका आज का जो क्लास हम लोग का है, ये कक्षा 9 का होने जा रहा है। कक्षा 9 अध्याय आपका दूसरा है, विषय गणित है और ये प्रश्नावली 2.1 और जो न्यू आपकी एनसीईआरटी का बुक है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसका ये एक्सरसाइज 2.1 ही है। और इस वीडियो को आप यूपी और बिहार बोर्ड के लिए आप रख सकते हैं। तो यूपी के अगर बच्चे होंगे 9th क्लास के या बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ही अच्छा होने जा रहा है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 2.1 पे। प्रश्नावली है हम लोग का 2.1 और इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने अपने उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। चलिए उसका रीजन भी बताना है कि कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। सबसे पहली बात एक मैं बता देता हूं कि बहुपद का क्या मतलब। बहुपद का मतलब होता है कि जो चर इसमें आएगा उसका घात धन पूर्णांक होना चाहिए। जो चर आएगा उसका घात क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक। यानी चर का घात या घातांक बोलते उसी को, चर का घात या जो घातांक होगा धन पूर्णांक होना चाहिए। कितनी पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर धन पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा, अगर धन पूर्णांक है तो बहुपद होगा। यानी धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब क्या, धन पूर्णांक का मतलब हो गया जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब हो गया प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5 डॉट डॉट डॉट, इस रूप में आपका घात होना चाहिए। आइए आप पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हम लोग का प्रश्नावली 2.1 का पहला है। ठीक, 4x² माइनस 3x प्लस 7। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये हम लोग का सवाल है, इसको बताना है कि ये बहुपद में है या नहीं। तो आइए हम इसको बताते हैं। बताना ये है कि इसमें जो चर है उसका घात देखिए। पहले यहाँ पे चर x है, इसका घात 2 है, और यहाँ पे चर x है, इसका घात 1 है। यहाँ पे 1 प्लस में है, 2 प्लस में है, और पूरे प्रश्न में सिर्फ एक चर आया हुआ है, एक चर आया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बहुपद में है, ये बहुपद में है। उत्तर अगर एक शब्द में लिखना होगा तो हाँ लिख देंगे या नहीं, या आप ऐसे भी लिख सकते कि ये बहुपद में है। तो हम उत्तर एक शब्द में लिख रहे हैं, हाँ के तौर पे, ये रहा हाँ। अब इसका कारण क्या है, कारण बस इतना है कि जो चर आया है उसका घात हम देख रहे हैं, घात कैसा है, धन पूर्णांक है। बात समझ गए। दूसरा सवाल है y² प्लस करनी में 2, y² प्लस करनी में 2। अब देखिए यहाँ पे चर आया हुआ है y, इसका घात है 2, और ये करनी में 2 है, तो अचर पद करनी में, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो चर आएगा ओकरा घात देखना, ओकर घात अगर में है तो वो बहुपद में होगा, अगर घात जो है क्या बोलते हैं धन पूर्णांक में नहीं है तो वो बहुपद में नहीं होगा। तो ये भी आपका बहुपद में है। कारण क्या, कारण बस इतना कि जो चर इसमें आया हुआ है उसका घात क्या है, धन पूर्णांक है। अगर घात धन पूर्णांक में है तो वो बहुपद में होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, पहला प्रश्न बहुपद में है, दूसरा बहुपद में है। तीसरे की आगे बढ़ते अब इसी में का तीसरा प्रश्न है 3 करनी में t प्लस t करनी में 2। इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो करनी में t है इसको हम लिखेंगे t के घात 1/2, क्योंकि करनी का मतलब होता है 1/2। अगर करनी ये हटेगा तो इसका मतलब होता है 1/2। इस करनी का मतलब 1/2 होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। करनी का मतलब कितना होता है, 1/2। तो 3 करनी t प्लस t करनी 2 है, तो इस करनी को तोड़ेंगे तो 3 गुने t के घात 1/2 आएगा। 3 के घात कितना, 1/2। अब प्लस में है t इंटू √2, कितना, t √2। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो
चर आया हुआ है इसका घात 1/2 है, 1/2 धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद में नहीं होगा। इसलिए किस में नहीं होगा? बहुपद में नहीं होगा। दूसरे चौथे प्रश्न की बात करते हैं, ये y प्लस 2/y है, प्लस 2/y को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/y। 2/y है तो इसे लिखा जाएगा 2 गुने 1/y। जैसे आप ऐसे समझिए, 2/3 लिखा रहे तो इसे लिखा जाएगा 2 गुने 1/3। मान लीजिए 4/5 लिखा रहे तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुने 1/5, क्योंकि फिर गुना करेंगे तो 4 बटा कितना आएगा? 5। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे हमने y प्लस 2/y है, तो ये हो गया y प्लस 2 गुने 1/y। 1/y को ऊपर लेके जाएंगे तो बोलेंगे y प्लस 2 गुने y के घात -1। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चर कितने आ गए? 2। एक चर यहाँ पे है, इसका घात 1 है, और यहाँ पे दूसरा चर है, इसका घात -1 है। -1 धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद में नहीं होगा। इसलिए किस में नहीं होगा? बहुपद में। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है x के घात 10, फिर y के घात 3, फिर t के घात 50। देख मेरे भाई, ये इसमें एक चर ये है, दूसरा चर ये है, तीसरा चर ये है, और सबका घात धन पूर्णांक में है। 10 प्लस में है, 3 प्लस में है, 50 किस में है? प्लस में। तो ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, लेकिन प्रश्न में चूंकि हम लोग का हेडिंग में क्या कह रहा था? हेडिंग में कह रहा था कि एक चर में बहुपद चाहिए। कितने चर में? एक चर में। ये जो प्रश्न है ये 3 चर में बहुपद है, लेकिन अगर एक चर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुपद नहीं है। अगर इसे 3 चर के हिसाब से देखा जाएगा तो ये बहुपद है। तो उस आधार पे जो हेडिंग कह रहा था, उस आधार पे अगर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। हेडिंग हम लोग का कह रहा था कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहलका के पहला जो था ये बहुपद में है, दूसरा का भी बहुपद में है, देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे बहुपद के लिए एक छोटा सा लॉजिक हमने लिखा कि अगर हम किसको बहुपद कह पाएंगे, बहुपद उसको कह पाएंगे जिसमें चर का घात या घातांक आपका धन पूर्णांक होना चाहिए। चर का घात या घातांक किसमें होना चाहिए? धन पूर्णांक में होना चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, डॉट 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 इसी तरह से। अब बहुपद होने का शर्त क्या है? तो बहुपद होने का शर्त है कि चर का घात कभी परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, या दशमलव में नहीं होना चाहिए, या माइनस में नहीं होना चाहिए, या कर्णी में नहीं होना चाहिए। तमाम तरह के उसका क्रिटेरिया में आ जाएगा, कि शर्त में आ जाएगा कि कौन सा चर का घात होना चाहिए और कौन सा चर का घात नहीं होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिए बढ़िया ढंग से। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं हम। आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर 3 प्रश्न, उसी का 3 प्रश्न ये है। तीसरा नंबर ये सवाल है, चौथा नंबर ये सवाल है, पांचवा नंबर ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला हेडिंग है हम लोग का निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर का। किसका गुणांक बताना है भाई? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए प्रश्न क्या कह रहा है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा प्रश्न रहा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कि जिस पद का पूछा जाएगा, तो गुणांक में हम चर भी लेते हैं, अचर भी लेते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, जैसे एक्स वाई जेड में मैं सिर्फ जेड का गुणांक पूछूं, जेड का गुणांक बताना है, जेड का गुणांक बताना है, जेड का गुणांक बताना है। तो गुणांक का मतलब ये होता है ना कि उस संख्या में किस चीज से गुना किया गया, या उस अंक में किस चीज से गुना किया गया, या उस चर में किस चीज से गुना किया गया। तो एक्स वाई अगर हम जेड की बात करते हैं और जेड का अगर हमें गुणांक चाहिए तो हम बोलेंगे एक्स वाई। क्या बोलेंगे? एक्स वाई। अगर मैं एक्स वाई जेड में ही वाई जेड का गुणांक पूछूं, किसका गुणांक पूछूं? वाई जेड का ही गुणांक पूछूं, तो आप कहिएगा वाई जेड को हटा के क्या बचा? तो एक्स। मैं पूछूं एक्स वाई जेड का गुणांक कितना है,
तो बोल मेरे भाई एक्स वाई जेड में किससे गुना किया गया है? तो 1 से किया गया। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 से। तो मेरा सीधा कहना है कि गुणांक में चर भी संख्या लेंगे, अचर भी लेंगे, लेकिन बेसिकली हमारा फोकस अचर संख्या पे ही होता है। अचर का मतलब हो गया प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, इस तरह की चीजें हमें गुणांक के रूप में बताना होता है। लेकिन अब ये बात ये नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुणांक में हम चर नहीं लेंगे, अचर नहीं लेंगे। जिसका पूछ दिया जाए उसके साथ जो संख्या मल्टीपल के रूप में रहेगी, गुणा के रूप में रहेगी, वही कहलाएगा उस संख्या का गुणांक, अन्यथा दूसरा नहीं बोला जाएगा। आइए इसी बेस पे आप प्रश्न का जवाब देते हैं। दूसरा का जो पहला प्रश्न है वो है 2 + x² + x। इसमें हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आइए लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या बोलेंगे मेरे भाई? बोलेंगे यहाँ पे किस चीज से गुना किया गया है? किस चीज से गुना किया गया है? तो यहाँ पे कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो कोई अंक नहीं दिखेगा तो उस स्थिति में कितना बोलेंगे? 1। तो इस तरह से इसका गुणांक हो गया 1। एक दूसरा तरीका है, मैं दूसरा तरीका दे देता हूं। वो जो तरीका है वो मार्केटिंग रूल नहीं है, थोड़ा यूनिक बात हो जाता है। यूनिक बात यह है कि मेरा जहां तक मानना है कि अगर किसी भी चीज का गुणांक पूछेगा, उस संख्या को उठाइए और जिसका पूछ रहा है उसी से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही उसका गुणांक होगा। देखिए जी, ये वाला पद आप उठाइए, ये वाला का उठाइए पद, पूरा का पूरा ये वाला पद उठाइए। तो पद उठाएंगे तो एक्स स्क्वायर, किसका गुणांक निकालना है? एक्स स्क्वायर का। इसी से आप क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा, कट कुट के पता चल जाएगा कि कितना आया। यानी आपका जो आप अनुमानित तौर पे निकाल रहे थे, ऐसे देख के निकाल रहे थे, उसका आंसर हमने जो तरीका यहाँ पे बताया उसका आंसर दे, दोनों को मिला लीजिएगा, बराबर रहेगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, इसमें फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे। ये वाला पद आपको पकड़ना है, यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब कि एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना किया गया? यहाँ पे -1 से गुना किया गया, कुछ नहीं तो कितना है? -1 है, -1 बोल। दूसरा तरीका क्या है कि जो पद का निकालना उस पद को उठा लीजिए जहां पे दिख रहा है, और जिसका निकालना था उससे भाग दे दीजिएगा, कट जाएगा 1 बार में, तो बोलेंगे -1। ये सबसे यूनिक तरीका है। अगर इस तरीका से निकालते हैं तो आपके अंदर की मैथ की जो समझ है वो भी दर्शाता है कि हाँ, इस बच्चे के अंदर मैथ के प्रति जो है ना समझ है। चलिए आगे वाला प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का क्या बताना है? गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या बताना है मेरे भाई? गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर में यहां गुना किया गया है π/2 से, तो यही हो गया π/2। दूसरा तरीका है कि जो पूरा पद उठा लीजिए, ये क्या करिए? पूरा पद उठा लीजिए। पूरा पद उठाइएगा तो इतना बोलिएगा, इसमें क्या करना है? π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, जिसका निकाल रहे थे गुणांक एक्स स्क्वायर का, उसी से क्या करिएगा? डिवाइड करिएगा। क्या बचेगा? π/2, और यही इसका क्या हो जाएगा? गुणांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देख लीजिए बढ़िया ढंग से, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। इसका चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न बड़ी यूनिक है। इसमें दिया क्या है कि आपको थोड़ा सा ना वो क्या बोला जा रहा है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ पे √2x-1 है, इसमें एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, और जब प्रश्न में एक्स स्क्वायर नहीं दिखेगा उस स्थिति में उसका गुणांक 0 होगा। क्या होगा? 0। लेकिन प्रश्न को थोड़ा रीअरेंजमेंट करते, आइए सजाते हैं प्रश्न को। कैसे प्रश्न सजाया जा रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं √2x-1, अलग से मैं जोड़ लेता हूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, गणित अभी भी गलत नहीं है, गणित सही है। सवाल मकसद कुछ भी करिए लेकिन गणित गलत नहीं होना चाहिए। अभी भी हमने सवाल में थोड़ा फेरबदल किया है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है, सिर्फ रूप उसका चेंज कर दिया हूं। आइए, अब आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा तो एक्स स्क्वायर का बोला जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या बोला जाएगा मेरे भाई? गुणांक। और एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछा जाए तो बोला जाएगा 0। ये आपका फाइनल आंसर इसका हो गया। मेरी बात समझ गए? तो दूसरा में 4 प्रश्न था, चारों के चारों खत्म। अब आइए
35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। क्या देना है? उदाहरण, यानी एग्जाम्पल देना है। मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर किसी और बच्चे से मिले या किसी और टीचर से मिलेगा भी और नहीं भी। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर ये सिर्फ प्रश्न कर इसका द्विपद का एग्जाम्पल देना है, इसका अनंत उत्तर होगा। जितना सोच लेंगे उतना उत्तर होगा और सारे के सारे उत्तर सही होंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है कि आप गलती करके भी गलती नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रश्न में आप गलती करके दिखाइए तो आपकी हिम्मत नहीं आएगी कि मैं कुछ भी करूंगा ये प्रश्न सही की सही हो जाएगा। इतना ये आजादी वाला प्रश्न है। कैसे उत्तर देंगे? ध्यान में रखिएगा। द्विपद में दो पद होगा। कितने पद होगा? दो। और एक घाती एक पदी में कितने पद होगा? एक। पदों की संख्या कितनी होगी? एक। इसमें होगा दो पद। इसमें कितने पद? दो। इसमें कितने पद होंगे मेरे भाई? बोलो, इसमें कितने पद? दो पद। और इसमें होगा कितने पद? एक। इसमें कितने पद होगा? एक पद होगा। एक पदी में एक पद होगा, चाहे वो चर का हो या अचर का हो या चर अचर दोनों मिला के हो। द्विपद में एक चर होना ही चाहिए, साथ में दूसरा चर भी हो तो भी ठीक, अचर हो तो भी ठीक। आइए जवाब देते हैं। 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल लेना है। आइए लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक चर ले लिया x और इसका घात लगा दिया मैंने 35। अब प्लस या माइनस में हम कुछ कर लेंगे, जैसे प्लस में हम 5 ही जोड़ लेंगे। यही मेरा उत्तर हो गया। ये फाइनल उत्तर है? नहीं, इसके अलावा जितना सोच लेंगे उतना। जैसे y ले लिए, y के घात 35 माइनस में 2/3 ले लेंगे, ये भी उत्तर सही होगा। माने सारे के सारे ये उत्तर सही ही जाएंगे। इसीलिए मैं शुरू में ही बोल दिया कि इस प्रश्न ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें गलती करके भी आप गलती नहीं कर पाएंगे। थोड़ा वहां पे देखिएगा ना। हेलो, वहां पे देखिए, उधर से लाइट आएगा। बोला हाँ। चलिए, इतना हो गया। चलिए, इसके बाद 100 वाले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 100 घात का, सॉरी 100 घात पूछ रहा है। तो एक चर ले लीजिए, दो ले लिए, इसके साथ ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ रख लीजिए। हमने मान लिया, मेरा मन किया एम लेने का, एम का घात 100 चढ़ा दीजिए, ये उत्तर हो गया। या हम एक्स लिए, इसका घात 100 चढ़ा दिए, ये उत्तर हो गया। या y/2 लिए, y के घात 100 चढ़ा दिए, ये उत्तर हो गया। मतलब मेरे भाई, हम इस प्रश्न का सटीक आंसर अगर कहने की बात हो, हम नहीं बता सकते। इतने सारे उत्तर में सारे के सारे उत्तर होंगे। आपको जो अच्छा लगे उसको लिख लो, जो अच्छा लगे सो लिख लो। यही इस प्रश्न का उत्तर होने जा रहा है। इसीलिए मैं शुरुआती में एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्या बोला? कि इस प्रश्न में आप गलती करके भी गलती नहीं करेंगे। आपकी हिम्मत नहीं आएगी ना कि आप गलती करके इस प्रश्न में क्या करिए, दिखा दीजिए। चलिए एक बार देख लीजिए बढ़िया ढंग से। प्रश्न था, एक बार फिर से बोलता हूं, प्रश्न था 35 घात के द्विपद का और 100 घात के पदी का एक एक उदाहरण देना। चूंकि प्रश्न में एक ही पूछ रहा है, आप यहाँ पे मैं तो 2-2 3-3 दे दिया हूं, इसमें से कोई एक नोट कर लीजिए, या आपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इस तरह के एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से एक बार। चलिए आगे बढ़ते चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद की घात बताना है। घात का मतलब क्या होता है? बहुपद की घात। बहुपद की घात, ये रहा मेरा बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब होता है चर का जो मैक्सिमम पावर आएगा, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, चर 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 का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाता है। चर का अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाता है। चर का अधिकतम घात करे, चर का अधिकतम मान, चर का अधिकतम मान बहुपद का, बहुपद की या बहुपद का घात कहलाता है। जहां पे अधिकतम घात दिखे उसी को बोलते हैं बहुपद की घात। ये लाइन आप याद रखिएगा। आइए प्रश्न का जवाब देते हैं। बहुपद की घात इसमें कितना होगा? तो यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। 1 2 3 में सबसे बड़ा कितना है? 3। इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत आसान है, इतना आसान है कि बस बोला नहीं जा सकता, करके दिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ये 4 - y²। इसमें एक ही जगह यहाँ पे चर दिख रहा है, उसका घात कितना है? 2।
यहाँ पे नहीं है, अचर है, अचर बहुपद के घात 0 होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अचर जो बहुपद आता है उसका घात कितना होता है 0। अचर बहुपद का घात कितना होता है 0। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अचर बहुपद चाहे कोई भी हो, अचर बहुपद का घात, अचर बहुपद का घात 0 यानी शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक आता है शून्य बहुपद, एक आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का जो घात होता है, शून्य बहुपद का घात जो होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। यानी शून्य बहुपद का घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन अचर बहुपद के घात को हम परिभाषित कर सकते हैं। और अचर बहुपद का घात कितना होगा? शून्य। चलिए, तो इसमें बहुपद का घात पूछ रहा था, तो कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए अच्छे से एक बार, आगे बढ़िए। चलिए, इसमें आपका एक चर यहां पे आया हुआ, इसका घात कितना है? 1। तो इसमें बहुपद का घात कितना हो गया? 1। ये इसका आंसर होगा। ये इसमें चौथा प्रश्न है 3, इसमें कोई चर नहीं है। अब बहुपद की अगर घात पूछता है तो हमें सिर्फ चर की घात देखनी होती है, अचर की घात नहीं देखनी होती है। क्योंकि इसमें चर तो है नहीं, तो आप अपने मन से कुछ चर लेके आइए। जैसे मैं 3 गुने x, ए बी सी डी एक्स वाई जेड में से कोई लेके आ गया, मान लो हम x लेके आ गए, मेरे भाई अब ये हो गया गलत। क्या हो गया? गलत। गणित क्या हो गया? गलत। अब चूंकि गलती हमने की है, हम सही कर देते, इसका घात लगा दिए 0। अब ये प्रश्न हो गया सही। अब बोलिए घात कितना है? तो 0 दिखेगा। कितना है मेरे भाई? 0 दिखेगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर अचर बहुपद होगा तो उसे आप देखते देखते कहिए कि उस अचर बहुपद का घात 0 होगा। कोई रीजन पूछेगा कि कारण क्या है, तो कारण बस यही है। या हम x न ले आकर कोई दूसरा भी लेके आ सकते थे। 3 गुने y लिखते, सवाल गलती कर दिए, चूंकि पहले से 3 था, y तो था नहीं, लेकिन जबरदस्ती हमने y लेके आ गया। अब आइए, चूंकि गलती हमने की है, गलती मेरी है, तो मेरी ही सही होनी चाहिए। अब हमने क्या डाल दिया? 0। अब बोलिए बहुपद की घात कितनी? तो बोलिएगा 0। या दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो बोलिए भाई 3 गुने जेड, जेड के घात 0 डाल सकते हैं। इसका घात हमें पूछना हो तो बोलेंगे 0। यानी मैं बार बार कहता हूं, हर एक वीडियो में कहता हूं कि गणित का मतलब कोई हार्डनेस नहीं होता। गणित का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। ये इसको आप जितने बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। आप इसको रट्टा मारने का प्रयास करेंगे ना, फंस जाएंगे। रट्टा नहीं मारना, इसको अंडरस्टैंडिंग, समझदारी विकसित करनी है। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की जो कंसेप्ट है ना, ये अगर पकड़ में आ गई कि गणित क्या है, उसको चलो समझते हैं, तो आपके लिए एकदम माने इतना ही हल्का हो जाएगा ना कि अब क्या ही बताए। तो समझ विकसित करनी है, हमने भी एक समझ विकसित करी है। आपका प्रयास भी बस इतना ही होना चाहिए कि इसके अंतर्गत समझ विकसित करिए और इसको अच्छे से डील करने का कोशिश करिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में नंबर कितना आएगा? 5 ही आएगा। हाँ, चलिए यहाँ पे क्या प्रश्न कर, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। सॉरी, बहुपद रैखिक है। रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है तो रैखिक को समझते हैं। रैखिक बहुपद, इसमें चर का घात 1 होना चाहिए। चर का घात कितना होना चाहिए? 1। चर का घात कितना होना चाहिए? 1। उसके बाद कह रहे कौन कौन द्विघाती है। कौन कौन द्विघाती है? कौन कौन द्विघाती है? द्विघाती में चर का अधिकतम घात कितना? चर का अधिकतम घात 2। आगे है त्रिघाती। त्रिघाती, इसमें चर का अधिकतम घात कितना? चर का अधिकतम घात, चर का मेरे भाई बोलो अधिकतम घात कितना? चर का अधिकतम घात हो गया आपका 3। चर का अधिकतम घात कितना? 3। चलिए अब मेरे भाई बोलिए, यहां पे 2 घात है, यहां पे 1 घात है, तो अधिकतम घात कितना है? 2। बड़ा से बड़ा घात कौन सा है? 2। तो इसको बोला जाएगा ये द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। आइए दूसरे प्रश्न पे। यहां पे जो चर है उसका घात 1 है,
यहाँ पे जो चर है उसका घात 3 है और 1 और 3 में सबसे बड़का 3 होता है, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है 3। इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। इतना आसान है ये। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे चर का घात कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2। अचर बहुपद होता है तो उसका घात 0 होता है, तो 1, 2 और 0 में सबसे बड़ा 2 होता है। तो आइए इसको बोलेंगे 2 के हिसाब से देख लीजिए। 2 अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती, चर का अधिकतम घात 1 है तो रैखिक, चर का अधिकतम घात 3 होगा तो उसे त्रिघाती। तो इसके हिसाब से इसको क्या बोलेगा, बोला जाएगा द्विघाती। क्या बोला जाएगा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद या हाँ द्विघाती बहुपद बोल देंगे। ठीक है, एक बार फिर से हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रैखिक कौन है, द्विघात कौन है, त्रिघात कौन है। चर का अधिकतम घात अगर 1, ध्यान में रखिएगा कितना 1, तो बोला जाएगा रैखिक बहुपद। चर का अधिकतम घात कितना 2, बोला जाएगा द्विघाती बहुपद। चर का अधिकतम घात कितना 3, तो बोला जाएगा त्रिघाती बहुपद। और उसी आधार पे हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि पहला आपका द्विघाती है, दूसरा आपका त्रिघाती बहुपद है और तीसरा आपका द्विघाती बहुपद है। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक का 5वां का चौथा प्रश्न, यहाँ पे 1 + x है। हमें अचर का घात नहीं देखना, हमें चर का घात देखना है। चर यहाँ पे x है, इसका घात कितना 1, अधिकतम घात कितना है 1, इसलिए इसको बोला जाएगा रैखिक बहुपद। क्या बोला जाएगा मेरे भाई, रैखिक बहुपद। ये आइए इस प्रश्न में, यहाँ पे भी कितना घात है 1, कितना घात है मेरे भाई 1, कितना घात है 1, और इस आधार पे बोल दीजिए इससे भी रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। ये प्रश्न का क्या हो गया आंसर। ठीक, देख लीजिए अच्छे से, एक बार बैक करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 3 प्रश्न था 5वां में और बाकी 2 प्रश्न यहाँ पे आगे है, उसको देखिए अच्छे से एक बार। गर्मी लग रहा है ना, गर्मी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आगे और कुछ प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न है, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है 2, घात के आधार पे इसको बोलना है, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। कौन सा, द्विघाती बहुपद। कौन सा बोला जाएगा, द्विघाती। इसमें चर का अधिकतम घात कितना 3, इसको बोला जाएगा त्रिघाती बहुपद। कितना बोला जाएगा, त्रिघाती बहुपद। इसको बोला जाएगा त्रिघाती बहुपद। देख लीजिए अच्छे से, बहुत आसान है, बहुत आसान, इतना आसान है कि करके बताया नहीं जा सकता। और इस तरह से आपका प्रश्न खत्म हो गया। एक बार देख लेंगे और कंप्लीटली आपका टॉपिक जो प्रश्नावली 2.1 का था, हमने बाकी बारी बारी से सारे प्रश्न का सॉल्यूशन दिया। मेरा प्रयास था कि आपके पास आसान से आसान शब्दों में इसको पहुंचाने का प्रयास किया जाए, ताकि आप, क्योंकि प्रयास करने वाले तो है नहीं, मेहनत करने वाले तो है नहीं, अगर सच में मेरी बात अगर थोड़ी भी आपके लिए अहमियत रखती है तो आपको कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स एक ही चीज पे काम करते हैं, उसका नाम है कंसेप्ट। कंसेप्चुअल चीज पकड़िए, थ्योरेटिकल चीज पकड़िए, जो अंडरस्टैंडिंग करने का चीज है उसको पकड़िए, उसकी समझ बढ़ाइए और धीरे 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 धीरे, एक दिन का तो चीज है नहीं, डेली डेली लगे रहेंगे, डेली डेली लगे रहेंगे तो निश्चित एक ना एक दिन तो जरूर ऐसा आएगा जिस दिन आपके भाग्य खुलेंगे, और जिस दिन आपकी समझ बढ़ेगी, भाग खुल जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स बड़ी ही सुंदर लगेगी, खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से मैंने सारे ये प्रश्न आपको करके दे दिया हूँ, बारी बारी से देख लीजिए। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था, इसमें कुछ और प्रश्न थे, इसी तरह से बैक करके मैं दिखाता रहूं। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये सारे प्रश्न थे। ठीक हो गया, चलिए अब खत्म हो गया, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज भर इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।